मनुष्य अपने गुणों से आगे बढ़ता है, न कि किसी की कृपा से या दया से। हेलो हाय, सफलता विद अपर्णा में आपका एक बार फिर स्वागत है। मैं अपर्णा शुक्ला। आप लोग कैसे हैं बताइएगा। और मैं बिल्कुल अच्छी हूँ, खुश हूँ, स्वस्थ हूँ और आप लोग के प्रेम से मैं यहाँ पर आप लोग के साथ फिर आई हूँ। मैं आप लोग को यूथ करवा रही हूँ, यूथ के साथ साथ और भी चीज़ें करवा रही हूँ। अभी मैंने यूथ डाला था, आज ही डाला था, आप लोग देखिएगा ज़रूर। यूथ का 14 पार्ट हो चुका है। आज हम लोग फिर से पढ़ेंगे फास्फोरस। हम लोगों ने परसों पढ़ा था कैल्शियम। कैल्शियम के बाद फास्फोरस आता है, फास्फोरस के बाद मैग्नीशियम आएगा, फिर और ये सारे खनिज लवण हैं जिससे क्वेश्चंस आते हैं और जो जानना भी ज़रूरी है। देखो, हर चीज़ हम क्वेश्चन के लिए या हर चीज़ हम इसके लिए नहीं पढ़ सकते कि हाँ बस पढ़ना ही है। हम आज पढ़ रहे हैं, कल को वो ART में, कल को वो आप BEO डाल सकते हो, डाइट प्रवक्ता डाल सकते हो, कहीं भी डाल दो आप, तो कहीं ना कहीं जो आप पढ़े रहते हो वो उपयोग होता ही होता है। ऐसा नहीं है कि आप TGT के लिए पढ़ रहे हो तो TGT पढ़ लिए, उसके बाद में वो कहीं उपयोग नहीं हुआ। फिर आपके लाइफ में उपयोग होता है, फिर आपकी बुद्धिमानी बढ़ती है, फिर आपकी जानकारी बढ़ती है और आप 4 आदमी के बीच में खड़े होते हो तो बता सकते हो अपने बात के माध्यम से कि हाँ आप भी जानकार हो। ठीक है, तो हम लोग फास्फोरस शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले पूरी वीडियो देखा कीजिए, बीच में मत जाया कीजिए, स्किप बिल्कुल मत किया कीजिए। बहुत ज़रूरी चीज़ें रहती हैं, स्किप करते हैं तो आपका नुकसान होता है। मैं नहीं चाहती कि आपका नुकसान हो। और नए हैं तो बिल्कुल आप सब्सक्राइब कीजिएगा और आइकन को दबाइएगा, बेल आइकन जो आपकी है। और अगर पुराने हैं तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, बहुत ही अनिवार्य है। आप लोग मेरी आवाज़ है, आवाज़ आप लोग दूर ही तक मेरी पहुंचा सकते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। फास्फोरस। फास्फोरस एक ऐसा खनिज लवण और ऐसा तत्व होता है जो कैल्शियम के साथ साथ अगर जो है आपको ना मिले तो आपके दांत, आपकी हड्डियां उतनी मजबूत नहीं होंगी जितनी मजबूत होनी चाहिए। ठीक है, इसलिए आपको कैल्शियम के साथ फास्फोरस अनिवार्य है लेना। और फास्फोरस को कहीं अलग से नहीं लेना पड़ता। फास्फोरस जो हम लोग खाते हैं उसी में जो है नेचुरलिटी रूप से वो आपको मिल जाता है। आपको बाहर से लेने की ज़रूरत नहीं कि हाँ फास्फोरस के लिए हम जो है आप कुछ और चबाएंगे बैठ के, ऐसा नहीं है। आप साग खा रहे हैं, आप मीट खाते हैं, अगर आप राजमा खाते हैं, अगर आप मांसाहारी हैं तो आप अगर वो जो बर्ड का जो मांस खाया जाता है जिसको बोलते हैं क्या, कलेजी खाते हैं आप, तो ये सारी चीज़ें अगर आप खाते हैं। और अगर आप शाकाहारी हम लोग की तरह से हैं तो आप साग खाते हैं, आप राजमा खाते हैं, आप सफ़ेद चना यानी काबुली चना खाते हैं, आप टमाटर खाते हैं, प्याज खाते हैं, शकरकंदी यानी कि गंजी खाते हैं, तो इन सब में आलू खाते हैं, इन सब में फास्फोरस आपको मिल जाता है। ठीक है, चलिए अब फास्फोरस के बारे में कुछ जानकारी लेनी है। हम लोग वो फास्फोरस कुछ नहीं पूरी जानकारी पढ़ेंगे। हमने कैल्शियम पढ़ाया था तो उसके लिए मैं बहुत सॉरी बोलूँगी। पढ़ाया तो मैंने बहुत अच्छे से था, लेकिन वो कलर थोड़ा सा जो है इधर उधर, मतलब कलर आप लोग को लगा कि कलर थोड़ा अच्छा नहीं था, इसलिए मैंने आज बिल्कुल साफ ब्लैक एंड वाइट कलर लिया है, जो आज का नहीं आदि का कलर है। ठीक है, जब पुराने समय में सबसे पहले TV शुरू हुई थी तो ब्लैक एंड वाइट ही था, पिक्चर शुरू हुई थी तो ब्लैक एंड वाइट ही था, इसीलिए लिया कि एकदम साफ दिखे। आप लोग को ऐसा लगे कि साफ नहीं दिख रहा है दीदी, इसलिए थोड़ा सा अलग सा वीडियो बनाओ या साफ दिखाओ। ठीक है, चलो। तो फास्फोरस जो है, फास्फोरस निर्माण के रूप में कैल्शियम फास्फेट के साथ मिश्रित होकर रहता है। दांतों और हड्डियों और स्नायुविक के लिए एक अभिन्न अंग होता है। इनको मजबूत करने के लिए जो है ये जो है ज़रूरी होता है, ऊतक के लिए ज़रूरी होता है, कोशिकाओं के लिए ज़रूरी होता है। ठीक है, शरीर में खनिज तत्वों की कुल उपस्थिति का 1/4 यानी कि 1 भाग आपका फास्फोरस होता है। 1/4 का मतलब 1 भाग आपका फास्फोरस होता है जो आपके कैल्शियम के तत्व के साथ में मिला हुआ होता है। ठीक है, कैल्शियम के तत्व के बाद फास्फोरस की मात्रा अधिकतम होती है। सबसे पहले कैल्शियम सबसे ज़्यादा मात्रा में होता है शरीर में, उसके बाद आपका फास्फोरस होता है। 80% भाग फास्फोरस का हड्डियों और दांतों के साथ कैल्शियम के साथ वो जाकर लगता है, दांतों को मजबूत बनाता है, हड्डियों को मजबूत बनाता है। और जो आपका 20% भाग रहता है वो आपके जो कोमल ऊतक होते हैं उनके निर्माण में मदद करता है। जो बिल्कुल कोमल से ऊतक होते हैं उनके निर्माण में जाता है और उनको ठोस बनाता है, मजबूत
मजबूत बनाता है, अस्थायी बनाता है, उन ऊतकों को 20% वो फास्फोरस काम करता है। 80% आपके दांत में लग गया, 80% आपके जो है हड्डियों में और आपकी इसमें लग गया। 80% में दांत, हड्डी, स्नायु तंत्र जो आपके हैं उसको मजबूत कर रहा है, और जो 20% बच रहा है वो आपके ऊतक को मजबूत कर रहा है। ठीक है, आपकी कोशिकाओं को, आपके ऊतकों को मजबूत करता है, जो कोमल ऊतक होते हैं। सामान्यतः स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में 400 से 700 ग्राम फास्फोरस की उपस्थिति रहती है, यानी कि फास्फेट रहता है। अगर आपका क्वेश्चन आ जाता है कि एक मनुष्य के शरीर के अंदर कितना फास्फोरस रहता है, तो 400 से लेकर 700 ग्राम के बीच में जो ऑप्शन आपका उचित होगा आप उस पर लगा देंगे। ठीक है, 400 से 700 के बीच में। कहीं ये 500 से 700 में 750 मिलता है, कहीं 400 से 700 मिलता है, कहीं 450 से 750 मिलता है, कहीं 500 से 600 मिलता है। तो इस तरह से आप जो है ऊपर नीचे करके सेटिंग करके अपना ऑप्शन आप तय कर लेंगे। ठीक है, ये सारी चीज़ें लगभग में आती हैं। ठीक है, इसलिए कन्फर्म नहीं हो पाता है, इसलिए पानी हो गया, फास्फोरस हो गया, मैग्नीशियम, कैल्शियम, ये सारी चीज़ें लगभग में आ जाती हैं, इसलिए थोड़ा सा इधर उधर होता है। यहाँ पर हमारे एग्जाम में, हमारे होम साइंस के एग्जाम में इधर उधर होता है, विज्ञान के या साइंस के एग्जाम में ऐसा नहीं होता, वहाँ बिल्कुल करेक्ट ही होता है। ठीक है, तो ये आपको जब कभी भी ऐसा जल का ऑप्शन आ जाए, फास्फोरस का ऑप्शन आ जाए, पोटेशियम का, मैग्नीशियम का, तो वहाँ पर जो आपके नज़दीक हो ऑप्शन के वही आप टिक मार्क कीजिएगा। ठीक है, और फास्फेट रहता है, आपको पता चल गया कहाँ रहता है, हड्डी में रहता है, आपके स्नायु तंत्र में रहता है और आपके दांतों में रहता है। आपका जो दांत का ऊपरी लेयर होता है ना, वो फास्फोरस ही होता है, फास्फेट से ही बनता है। अगर शरीर में बहुत ज़्यादा फास्फेट हो जाता है तो भी समस्या आ जाती है, आगे चल के मैं बताऊंगी क्या आती है। प्राप्ति के साधन क्या है फास्फोरस के? प्राप्ति के साधन है वसा, प्रोटीन के यौगिक के रूप में भोज्य पदार्थ में पाया जाता है। कैल्शियम तथा प्रोटीन और फास्फोरस जरूर होता है, कैल्शियम तथा प्रोटीन और फास्फोरस जरूरी होता है। क्यों? शरीर के लिए कार्बोज के यौगिक के रूप में भोज्य पदार्थों में ये पाया जाता है। ठीक है, कैल्शियम जरूरी होता है, प्रोटीन जरूरी होता है, और उसके साथ साथ फास्फोरस भी अनिवार्य होता है, तभी हमारे शरीर में आपके हड्डियां मजबूत होती हैं, अनिवार्य होती हैं, जरूरी होती हैं। अगर फास्फोरस कम हो जाता है तो समस्या आ जाती है। ठीक है, फास्फोरस के कार्य है, फास्फोरस का कार्य है उच्च ऊर्जा बंधकों का निर्माण करना। उच्च ऊर्जा बंधक का मतलब होता है कि आपका जो आपका कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन व वसा के ऑक्सीकरण द्वारा ऊर्जा जो आपकी विमुक्त होती है, मतलब मुक्त होती है जो ऊर्जा, जैसे आपने कार्बोहाइड्रेट लिया, प्रोटीन लिया और वसा लिया, वो जब पचा तो उसका ऑक्सीकरण हुआ, तो जो आपकी ऊर्जा मुक्त हो रही है उस ऊर्जा का संग्रहण कोशिकाओं में उपस्थित एडीपी यानी कि एडिनोसिन डाइफॉस्फेट अणु, एक फास्फेट अणु जुड़कर एटीपी यानी एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में होता है। इस अणु का जो प्रकार होता है वो एटीपी के रूप में ऊर्जा का संग्रहण करता है। इतना वो कठिन नहीं पूछा जाता है, मैं सिर्फ आपको बता रही हूँ, सुन लीजिए। ऊर्जा की आवश्यकता के समय कोशिकाओं में आपके एटीपी विखंडन कर दिया जाता है, मतलब कि एडीपी जो होता है वो टूट जाता है, फलस्वरूप एडीपी प्लस एनर्जी बनती है। ठीक है, प्लस आपकी एडेनोसिन डाइफॉस्फेट और प्लस एनर्जी बनती है। ठीक है, इसके बाद में हड्डियों वार दांतों नहीं होगा, वा दांतों होगा। ठीक है, इसको आप थोड़ा सा सही करें काट के, मैं इसको सही कर देती हूँ, ये वार नहीं होगा। ठीक है, ये वार नहीं, हड्डियों व जो है दांतों, हड्डियों व दांतों में इसका निर्माण होता है। हड्डियों दांतों के निर्माण के मैंने बताया कि जो है फास्फोरस जो होता है वो हड्डियों के निर्माण के लिए सहायक होता है, और दांतों के में फास्फोरस कैल्शियम के साथ मिलकर विटामिन सी व डी की उपस्थिति करता है, और आपके दांतों में वो जाकर मौजूद होता है। दांतों के निर्माण के लिए आवश्यक है या कैल्शियम जो है के साथ में मिलता है। ये एक आघुलनशील लवण है, घुलता नहीं पानी में, अस्थियों एवं दांतों के निर्माण के लिए बहुत अहम भूमिका निभाता है। कैल्शियम फॉस्फेट अस्थियों एवं दांतों में जमा रहता है, इन्हें मजबूती प्रदान करता है, स्थिरता प्रदान करता है, बल प्रदान करता है। ठीक है, कैल्शियम और फास्फोरस दोनों लवण हड्डियों में जब मिलते हैं बराबर मात्रा में, तभी हड्डियां बिल्कुल मजबूत और ठोस बनती हैं। ठीक है, अकेला कैल्शियम ही अस्थियों और दांतों का निर्माण
कर सकता है ऐसा नहीं है। अगर फास्फोरस नहीं होगा तो समस्याएं आएंगी। ठीक है, चलिए इसके बाद में और क्या खासियत है आइए देखते हैं। उसके बाद में है न्यूक्ल प्रोटीन, न्यूक्लिक अम्ल के निर्माण में न्यूक्लिक प्रोटीन और आपका जो है न्यूक्लिक एसिड की उसमें जो है निर्माण में ये उपयोगी होता है। न्यूक्लियोप्रोटीन हमारी कोशिकाओं और जीव द्रव्य केंद्रक मैंने बताया था ना कि जो केंद्रक होता है उसमें जो भरा हुआ प्रोटीन रहता है उसको हम लोग जीव द्रव्य बोलते हैं। केंद्रक में भरा प्रोटीन को हम लोग क्या बोलते हैं? जीव द्रव्य बोलते हैं। ठीक है, तो जो केंद्रक होता है उसमें जो जीव द्रव्य रहता है उसमें हमारा न्यूक्लियोप्रोटीन रहता है। यहाँ यह कोश का विभाजन प्रजनन की सहायता से वंशानुगत गुणों का आदान प्रदान भी करता है। ठीक है, इसीलिए बोला जाता है, मैंने जब पढ़ाया था आपको खनिज तो उसमें आपका ऑप्शन आया था फास्फोरस का कार्य है, तो फास्फोरस डीएनए और आरएनए को जो है बढ़ोतरी करता है, प्रदान करता है। कौन सा? फास्फोरस। बार बार ये ऑप्शन आया था, जब आप देखे होंगे पीछे तो देखे होंगे, और नहीं देखे होंगे तो आप देखिएगा तो उसमें आपको यह क्वेश्चन कई जगह मिला, कई साल आया हुआ है। ठीक है, फिर उसके बाद में अम्ल क्षार संतुलन में सहायक होता है। फास्फोरस शरीर के अम्ल और क्षार के संतुलन में सहायक होता है। ठीक है, और ये जो है क्या करता है, इसकी हाइड्रोजन के और आपके जो जितने भी क्षार होते हैं उनको जो है ऊपर नीचे जो हो जाते हैं उनको बिल्कुल व्यवस्थित करने का काम करता है। बच्चों में रक्त सीरम में फास्फोरस की मात्रा कितनी होती है? बच्चों के रक्त सीरम में फास्फोरस की मात्रा होती है, आप समझ लीजिएगा, मैं ऐसे फास्फोरस लिख रही हूँ, बच्चों में होती है कितनी? 4 से 5 मिलीग्राम 100 ml पर। ठीक है, नोट कर लीजिए, 4 से 5 मिलीग्राम 100 ml पर बच्चों में। और प्रौढ़ों में यही कितनी हो जाती है? 2.5 से 4 मिलीग्राम प्रौढ़ों में हो जाती है पर 100 ग्राम ब्लड में। नोट कर लीजिएगा इसको। ठीक है, इसके बाद में कैल्शियम के शोषण को बढ़ाता है, क्योंकि दोनों आपस में जब मिलते हैं तो कैल्शियम को मजबूत करता है, एब्जॉर्ब करता है कैल्शियम को, और वो उसके शोषण को बढ़ाता है। यानी कि आपकी हड्डियों के लिए अगर फास्फोरस है ज़रूरी तो वो इसी तरह से है कि कैल्शियम उसको अवशोषित करता है और तब वो आपके शरीर में लगता है और आपकी हड्डियां मजबूत होती हैं। जो मैं बोल रही हूँ और मेरे बोलने के लिए मेरा दांत बहुत बड़ा एक जो है अस्थाई काम नियमित कर रहा है, वो आपके फास्फोरस का बहुत बड़ा काम है। ठीक है, ऊर्जा उत्पादन में सहायक होता है फास्फोरस आपका। ठीक है, आपका फास्फोरस किसमें? ऊर्जा उत्पादन में सहायक होता है। और इसके बाद में 1 मिनट, ये ऊर्जा उत्पादन में सहायक होता है फास्फोरस आपका। फास्फोरस के लिए क्या है कि जब यकृत और मांसपेशियों में जमा ग्लाइकोजन को ऊर्जा प्राप्त करने के लिए स्वतंत्र करते हैं तब फास्फोरस की आवश्यकता होती है। ठीक है, अगर फास्फोरस नहीं होता है तो आपको उतने अच्छे से यकृत और मांसपेशियों का जो है जमा ग्लाइकोजन ऊर्जा नहीं दे पाता। इसलिए फास्फोरस अति आवश्यक होता है कि जो आपके लीवर में और मांसपेशियों में जो ग्लाइकोजन यानी ग्लूकोज जो जमा होता है उससे हमको ऊर्जा मिलती है, और अगर फास्फोरस वहाँ पर जाके मिलता है तो ऊर्जा हमको बहुत ही अच्छे तरीके से मिलती है, पूरे रूप से मिलती है। ठीक है, उसके बाद में पौष्टिक तत्वों के परिवहन मतलब ले जाना ले आना, पौष्टिक तत्वों के परिवहन में सहायक होता है। जो पौष्टिक तत्व होता है उनको इधर उधर ले जाने में ये सहायता करता है। ठीक है, कैसे करता है कि फास्फोरस रक्त में लिपिड के सहायता से, लिपिड मतलब वसा, लिपिड के सहायता से फास्फोलिपिड के रूप में विद्यमान रहता है, यानी कि रहता है, और फास्फोलिपिड रक्त में उपस्थित पौष्टिक तत्वों को शरीर के विभिन्न कोशिकाओं में पहुँचाने का कार्य करता है। ठीक है, फास्फोरस जो होता है वो आपके जो है फास्फोलिपिड को रक्त में जो उपस्थित है फास्फोलिपिड, उसको जो है पौष्टिक तत्वों को अलग अलग जगह पहुंचाने का कार्य कौन करता है? फास्फोरस करता है। ठीक है, उसके बाद में अस्थि कंकाल की वृद्धि तथा सामान्य स्वास्थ्य के लिए आवश्यक। अस्थि कंकाल मैंने बताया था आपको कि आपके अस्थि मतलब कि हड्डियां, कंकाल मतलब पूरे शरीर की हड्डियों के लिए, उसकी बढ़ोतरी के लिए और बढ़िया स्वास्थ्य, सामान्य स्वास्थ्य, अच्छे स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है क्या? फास्फोरस। कोशिकाओं के विकास में सहायता करता है कौन? फास्फोरस। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपकी हो गई। अब आपका मैंने जो बताया था कि फास्फोरस का एक नोट, इसको नोट कीजिएगा, हड्डियों में जब ऊर्जा और ग्लाइकोजन उपस्थित होता है उस समय फास्फोरस युक्त ग्लाइकोज यौगिक के रूप में होता है जो हमें ज़्यादा ऊर्जा देने का काम करता है।
फास्फोरस प्राप्त के साधन क्या है? ठीक है, तो सभी भोज्य पदार्थों में करीब करीब फास्फोरस मिल ही जाता है, इसीलिए फास्फोरस को हम लोग को अलग से नहीं लेना पड़ता, इसीलिए हम लोग को फास्फोरस को कहाँ अलग से नहीं लेना पड़ता है। ठीक है, चलिए आइए हम लोग देखते हैं। फास्फोरस वसा प्रोटीन का एक यौगिक के रूप में बोध मतलब कि एक सम्मिलित यौगिक के रूप में होता है। ठीक है, एक सम्मिलित यौगिक के रूप में रहता है कौन सा? क्या? फास्फोरस। ठीक है, तो फास्फोरस जो है आपके खाद्य पदार्थ जो होते हैं फास्फोरस वाले, वो आपका एक बढ़िया जो है भोज्य पदार्थों में आपके रहता है। ठीक है, कैल्शियम तथा प्रोटीन रहता है। फास्फोरस अगर जिसमें कैल्शियम प्रोटीन होता है उसमें फास्फोरस जरूर होता है। दूध में फास्फोरस होता है, अंडे में फास्फोरस होता है, अंडे के प्रोटीन में तो फास्फोरस होता ही, तभी तो अंडे में रहता है। इसी को हम लोग फास्फोप्रोटीन या न्यूक्लिक प्रोटीन के रूप में भी जानते हैं। अत्यधिक फास्फोरस युक्त मतलब जिसमें बहुत ज़्यादा फास्फोरस मिलता है, जौ है, फली है, बटर मिल्क है, केकड़ा है, पनीर है, अंडे की जर्दी है, मछली है, कलेजी, यहाँ पर कलेजी होगा, कलेजी कर लीजिएगा, ये जो आपका ऑप्शन है ये आपका कलेजी है, इसको कलेजी कर लीजिएगा। लॉबस्टर मछली है, आपका मांस और दूध है, पक्षी है, चावल है, पॉलिश किया चावल है, तिल है, सोयाबीन, इसमें बहुत अच्छी मात्रा में आपको फास्फोरस मिल जाता है। ठीक है, इसके बाद साधारणतः फास्फोरस मतलब कि इससे थोड़ा सा कम स्थिति में फास्फोरस मिलता है हमको बादाम में मिलता है। ठीक है, आपको चुकंदर में, आपको जौ में मतलब कि जौ के आटे में, सूखी सेम में, काजू में, पनीर में, कोको में यानी कोका जिसको बोल रहे हैं यहाँ पर, अनाज में, दाल में, जौ के आटे में, पिस्ता में, मटर में, चावल में, गेहूं में, चोकर में, चना में, अखरोट में, इन सब में आपको फास्फोरस मिल जाता है अच्छा खासा, ठीक ठाक। अच्छा खासा तो अभी जो मैंने बताया उसमें मिलता है, इसमें ठीक ठाक फास्फोरस आपको मिल जाता है। ठीक है, फास्फोरस की प्रतिदिन कितनी मांग होती है? बाल्यावस्था में माने छोटे बच्चे की अवस्था में जब होते हैं हम लोग, तो कैल्शियम 1%, फास्फोरस 1, यानी कि 1:1। ये भी क्वेश्चन हम लोग का जो है किया गया था, पूछा गया था ये क्वेश्चन। ठीक है, जिसने भी किया होगा खरीद दौड़ा वाला उसने देखा होगा, ये बार 2 बार क्वेश्चन ये पूछा गया है, जो हम लोग ने प्रैक्टिस सेट नंबर 13 और 12 किया है उन दोनों में। ठीक है, आज तो हम लोगों ने 14 किया है। इसके बाद वयस्क में हम लोग का 1:2 रहता है, कैल्शियम 1 और फास्फोरस 2, यानी कि 1:2 वयस्क में, और बाल्यावस्था में 1:1 कैल्शियम और फास्फोरस रहता ही रहता है। ठीक है, चलिए उसके बाद में क्या है हम लोगों का? उसके बाद में आपका फास्फोरस की दैनिक मात्रा कितनी होनी चाहिए? या बाल्यावस्था में 785 से 1933 मिलीग्राम होनी चाहिए। ठीक है, बाल्यावस्था में, हाँ बाल्यावस्था मतलब जब बच्चा छोटा होता है तब, उस समय आपका प्रतिदिन इतना आपको लेना चाहिए। ठीक है, दैनिक मात्रा इतनी होनी चाहिए। वयस्क में 680 से 1000 मिलीग्राम आपको लेना ही लेना चाहिए। स्त्री 476 मिलीग्राम और गर्भवती स्त्री 1474 मिलीग्राम इसको दैनिक अवस्था में, दैनिक यानी कि रोज इतना फास्फोरस लेना चाहिए। ठीक है, किसको? स्त्रियों को। ठीक है, तो अभी मैं आपको बताऊंगी किस चीज़ में कितना फास्फोरस मिलता है। ठीक है, अभी मैं आपको बताऊंगी, परेशान मत होइएगा। ठीक है, इसके बाद में आपका जो है फास्फोरस अगर आप नहीं लेते हैं तो समस्याएं आती हैं। ठीक है, फास्फोरस अगर हम लोग नहीं लेते हैं तो समस्याएं आती हैं, कमी आती है। कमी क्या होती है आपकी? फास्फोरस ना लेने का कमी क्या होता है, अभी हम उसको भी चर्चा करते हैं। ठीक है, फास्फोरस का अवशोषण छोटी आंत में होता है। ठीक है, और कार्बनिक यौगिक, अकार्बनिक यौगिक फास्फेट्स के 70% फास्फोरस का अवशोषण अकार्बनिक के रूप में होता है, और फास्फोरस 80% हड्डियों और दांतों में रहता है, 20% ऊतकों का निर्माण होता है। फास्फोरस 10 से 40% शरीर के अंगों में पहुंच जाता है, शेष गुर्दा में चला जाता है, जहां मूत्र के साथ शरीर में विसर्जित हो जाता है। मूत्र होता है, पसीना होता है, मल के द्वारा ये बाहर चला जाता है। ठीक है, समझ लिया आप लोगों ने। 80% मैंने 2-3 बार बता दिया दांत और हड्डी में। ठीक है, उसके बाद 20% आपका नाजुक ऊतक में, 10 से 40% शरीर के अंगों में पहुंचता है, और शेष आपके गुर्दा में चला जाता है, यानी कि लीवर में चला जाता है, वहाँ किडनी में चला जाता है। गुर्दा किडनी को बोलते हैं, किडनी में चला जाता है, और फिर किडनी से आपके
पेशाब के माध्यम से, आपके मल के माध्यम से, आपके पसीने के माध्यम से बाहर निकल जाता है। ठीक है, फास्फोरस आपका इस तरह से। अब फास्फोरस की कमी से क्या होता है, भूख नहीं लगती है, थकावट आती है, अस्थियां और दांत कमज़ोर हो जाते हैं, शारीरिक वृद्धि रुक जाती है, अस्थियों में विकार उत्पन्न हो जाता है, अस्थियों के जोड़ जो होते हैं वो सख्त हो जाते हैं। फास्फोरस से ये समस्या आती है। ठीक है, फास्फोरस से क्या क्या समस्या आती है, भूख नहीं लगती है, थकावट हो जाती है, अस्थियों और दांतों में कमजोरी आ जाती है, हल्की सी भी चोट लगती है तो टूट सकते हैं दांत और हड्डी, शारीरिक वृद्धि रुक जाती है, अस्थियों में विकार उत्पन्न हो जाता है, अस्थियों के जोड़ जो होते हैं वो सख्त होते हैं, स्टिफ हो जाते हैं, दर्द बहुत होता है, पेन बहुत होता है। ठीक है, तो ये आपके फास्फोरस की कमियां थी। अब हम लोग जानेंगे कि फास्फोरस को हम लोग कितने चीज़ में, कहाँ पर कितना फास्फोरस आपका होता है। ठीक है, जो मैंने अभी को बोला फास्फोरस की कमियों से क्या होता है वो ये मत सोचिएगा, लिखा नहीं, वो देखिए लिखा हुआ है। भूख नहीं लगता, थकावट रहता है, अस्थियां दांत कमज़ोर हो जाते हैं, शारीरिक वृद्धि रुक जाती है, अस्थियों में विकार उत्पन्न हो जाता है, अस्थियों के जोड़े सख्त हो जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपकी होती हैं। अब हम लोग जानेंगे कि आपका जो फास्फोरस है वो किस चीज़ में कितना मिलता है। ठीक है, इसको मैं आपको जब दूंगी, PDF दूंगी, उसमें मैं बताऊंगी कि गाय के दूध में कितना, भैंस के दूध में कितना, संपूर्ण दूध पाउडर में कितना, ये सारी चीज़ें मैं उस आपके बताऊंगी। ठीक है, चलिए, तो लेकिन मैं थोड़ी चीज़ें आपको यहाँ पर बताना चाहूँगी फास्फोरस के लिए कि आप लोग जान जाओ कि जो भोज्य पदार्थ होते हैं, जो मतलब आपके मैदा टाइप वाले होते हैं, उसमें फास्फोरस कम मात्रा में मिलता है। जो भोज्य पदार्थ आपके ऐसे होते हैं जो उत्तम होते हैं, जैसे गाय के दूध में जो है आपका 90 मिलीग्राम, ठीक है, आपके 100 ग्राम पर मैं बता रही हूँ, आप सुनते चलेंगे और रोक कर नोट करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, गाय के दूध में 90 मिलीग्राम, 100 ग्राम पर मैं बता रही हूँ, एक तरफ आप लिख लीजिए, भोज्य पदार्थ खाने योग्य प्रति 100 ग्राम, प्रति 100 ग्राम पर फास्फोरस कितना मिलता है, सुन लीजिए, प्रति 100 ग्राम पर फास्फोरस कितना मिलता है, सुन लीजिए। ठीक है, प्रति 100 ग्राम पर आपके गाय का दूध 90 मिलीग्राम, भैंस का 130 मिलीग्राम, संपूर्ण दूध पाउडर में 730 मिलीग्राम, वसा रहित दूध में 1000 मिलीग्राम, चीज़ में 520 मिलीग्राम, पनीर में 495 मिलीग्राम, खोए में 420 मिलीग्राम। ठीक है, इसके बाद में भोज्य पदार्थ आपका मांसाहारी आ जाता है, मुर्गी की अंडे में 220 मिलीग्राम, 100 ग्राम पे ही चल रहा है, ये 100 ग्राम पे ही चल रहा है, ध्यान से सुन लीजिए, 100 ग्राम पे ही चल रहा है। उसके बाद बत्तख के अंडे में 260 मिलीग्राम, मांस में 240 मिलीग्राम, कलेजी में 380 मिलीग्राम, मछली में 410 मिलीग्राम, तिल में 570 मिलीग्राम। आपको वसा रहित दूध में सबसे ज़्यादा मिल रहा है, संपूर्ण दूध पाउडर में सबसे ज़्यादा मिल रहा है, और आपको तिल में फास्फोरस सबसे ज़्यादा मिल रहा है। ठीक है, चलिए, सूखे मेवे यानी बीज में आपको मिलेगा, बादाम में 490 मिलीग्राम, ये भी 100 ग्राम पर ही चल रहा है, काजू में 450 मिलीग्राम, मूंगफली में 390 मिलीग्राम, और नारियल में, ताज़ा नारियल जो है 240 मिलीग्राम। ठीक है, अब ये आपका बेस्ट एक्सीलेंट था। अब आप आ जाइए गुड सोर्स पर। ठीक है, गुड सोर्स अनाज आपका जई के आटे में 380, ये भी 100 ग्राम पे ही चल रहा है, 380 मिलीग्राम, बाजरा में 350 मिलीग्राम, मक्के में 330 मिलीग्राम, ज्वार में 280 मिलीग्राम, बारले यानी जौ में 230 मिलीग्राम, इटालियन मिलेट में, मिलेट मतलब जौ ही होता है, इटालियन जौ में आपको मिलेगा 290 मिलीग्राम, रागी में आपको मिलेगा 270 मिलीग्राम, चावल जो हाथ से कूटा हुआ है उसमें मिलेगा आपको 210 मिलीग्राम, जिसको उसना चावल कहते हैं, चावल पॉलिश किया हो जिसको अरवा चावल कहते हैं, उस वो आपको हाँ वो आपको मिले, उसना चावल हम लोग बोलते हैं आपके भुजिया चावल को, इसको जो पॉलिश राइस होता है उसको पॉलिश किया गया, और जो अनपॉलिश राइस रहता है उसको उसना चावल बोलते हैं। तो चावल यानी उसना चावल जो हाथ से कूटा हुआ है 210 मिलीग्राम, चावल जो पॉलिश चावल है 110 मिलीग्राम, मैदा आपको 90 मिलीग्राम, दाल ये भी 100 ग्राम पे चल रही है, सोयाबीन 690 मिलीग्राम, सूखा मटर 300 मिलीग्राम, मसूर दाल 250 मिलीग्राम, मूंग दाल 280 मिलीग्राम, उड़द दाल 270 मिलीग्राम, अरहर दाल 310 मिलीग्राम, लोबिया यानी कि बोड़ा 490 मिलीग्राम।
और साधन आप देखिए जो बहुत ही मतलब निम्न पुअर सोर्स हैं, खराब सोर्स हैं, इसको खाने से नुकसान ही मिलता है, बहुत अधिक कैल्शियम फास्फोरस नहीं मिलता। ठीक है। एस्पैगरस आपका होता है 62 मिलीग्राम, आलू 56 मिलीग्राम, गाजर 37 मिलीग्राम, टमाटर 27 मिलीग्राम, सलाद 25 मिलीग्राम, और नारंगी आपका यानी कि संतरा 23 मिलीग्राम, सेम 10 मिलीग्राम। तो ये फास्फोरस आपके मिलने की जो है किस किस साधन में कितना मिलता है मैंने बताया। आप रोक कर नोट करिएगा, फिर आगे बढ़िएगा, रोकिएगा, नोट करिएगा, फिर आगे बढ़िएगा। ठीक है। आप इस तरह से नोट कर सकते हैं, और अगर यहाँ से नोट नहीं कर सकते हैं तो मैं अपना फ़ोन नंबर देती हूँ। फ़ोन नंबर है मेरा 94 55 83 65 97। ठीक है। 9455836597 मेरा व्हाट्सएप नंबर है। आप यहाँ से सारे आप जो है जितने भी आपके ये सारे जो मैं पढ़ाती हूँ वो आपको मिलेगा पीडीएफ के माध्यम से। आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आप जैसे जो है पढ़ाई के रिलेटेड, होम साइंस के रिलेटेड जो क्वेश्चन है आप वहाँ पर कर सकते हैं। मेरे साथ बहुत सी मेरी बच्चियाँ जुड़ी हुई हैं, मेरी बहनें हैं, मेरे छोटी बहनें, बड़ी बहनें सब हैं, और वो लोग भी बहुत पढ़ती हैं, वो लोग भी आंसर देती रहती हैं, तो आप उनके साथ जुड़ सकते हैं। ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वॉइस नोट क्वेश्चन और वीडियो के माध्यम से। तब तक के लिए बाय।